Hello students, today we will discuss about laws of chemical combination. What is chemical combination और what is its law? देखिए बच्चों, केमिकल कॉम्बिनेशन कब होता है? जब एक मैटर दूसरे मैटर के साथ कंबाइन होता है। और जब एक मैटर दूसरे मैटर के साथ कंबाइन होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन में बच्चों जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी फॉर्म चेंज होती है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों लास्ट जो चैप्टर किया था वहां पर हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब क्या है बच्चों? जब भी दो एलिमेंट अगर कंबाइन होते हैं तो नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट, अगर हम बोले वन और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है बच्चों? प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होगी, जो उसके फॉर्म होगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी बच्चों, वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है, रिएक्टेंट से उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? अलग होंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, आपने देखा होगा कि जो लोहा है, जो आयरन है, अगर वो मॉइस्चर के या वाटर के, एयर के संपर्क में आता है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके सरफेस पर बच्चों क्या हो जाता है? एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। ठीक है, देखा होगा आपने, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है बच्चों? वो क्या होती है? आयरन की रिएक्शन होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो आयरन की रिएक्शन जब होती है बच्चों ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हम लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला क्या है बच्चों? H2O। तो क्या बनता है बच्चों? रस्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? रस्ट। तो रस्ट का जो केमिकल नेम है बच्चों वो क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है बच्चों। जब भी किसी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में 10th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं बच्चों केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो केमिकल कॉम्बिनेशन कब होता है? जब टू मैटर कंबाइन होते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, या टू एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? कंपाउंड। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, तो इस प्रकार की जितने भी बच्चों केमिकल रिएक्शन होती हैं वो बच्चों कुछ बेसिक रूल को फॉलो करती हैं। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात? देखो, जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे यहां पर मैंने रस्ट वाली रिएक्शन का जिक्र किया। ठीक है, या मैं केमिकल चेंज की अगर बात करूं बच्चों, सिंपल अगर रिएक्शन आपको नजर आती है तो जैसे हम बच्चों बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर। तो जब बच्चों बर्निंग ऑफ पेपर का मतलब क्या है? यहां पर एयर की रिएक्शन होती है किसके साथ? पेपर के साथ। और क्या बनता है बच्चों? एस बनती है। ठीक है, यानी कि राख बनती है। अब देखो, जो एस बनती है उसके जो प्रॉपर्टी हैं और एयर और पेपर से बिल्कुल अलग है, नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो लेफ्ट साइड में हमने लिखे हैं इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम उनको बोलते हैं जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आया बच्चों समझ में? तो तब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है। कि केमिकल रिएक्शन क्या है? प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, वन और मोर सब्सटेंस, यानी कि जिनको हमने क्या बोल दिया? रिएक्टेंट बोला। ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं बच्चों, कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। या तो वन सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे या मोर सब्सटेंस में, नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे, जिसको हमने क्या बोल दिया? प्रोडक्ट बोल दिया। तो तब हम बच्चों बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बच्चों इतनी सारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होती हैं
उन पर कौन कौन से जो रूल हैं वो फॉलो होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं रूल को, उन्हीं लॉज को क्या बोल दिया बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोल रहा है बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखो एक एक करके उन सभी लॉज को हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो सबसे पहला लॉ है बच्चों वो क्या है हमारा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए बच्चों हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए हैं जिसका नाम है एंटोइन लुवाइजर, ठीक है। तो एंटोइन लुवाइजर ने बच्चों 1789 में, ठीक है, ये ला दिया था। उन्होंने बोला था कि बच्चों जो मैटर है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और ये स्टेटमेंट बच्चों डाल्टन ने भी दी थी, ठीक है। किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, दूसरे वर्ड में हम क्या कहेंगे, टोटल जो मास है, ठीक है, जो टोटल मास है दैट इज द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। रिएक्टिंग मिक्सचर का मतलब क्या है बच्चों, रिएक्टेंट। रिएक्टिंग मिक्सचर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट का जो मास है उसका जो जोड़ है, सम है। एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो उन रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना है उसका मास वो क्या होगा बच्चों, रिमेन कांस्टेंट होगा। वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। यानी कि बच्चों सिंपल वे में हम यहां पर देखो लिख लेते हैं, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स का जो मास है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट, जब भी केमिकल एक्शन होती है तो जितना मास बच्चों रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। जितना मास लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, जितना मास लेफ्ट साइड में होगा उतना ही मास बच्चों राइट साइड में होगा, ठीक है, उतना ही मास क्या होगा, राइट साइड में होगा, ठीक है। और इसी लॉ को बच्चों क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि जो मास है बच्चों वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। ना हम उसको नया बना सकते हैं मास को, ना ही मास ऐड होता है और ना ही मास जो है वो कम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास बच्चों लेड नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट जो कि क्या होती है बच्चों, कलरलेस होती है, ठीक है। ये क्या होती है, कलरलेस। प्लस प्लस हमने ले ली बच्चों पोटाशियम, पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, क्या ली, पोटाशियम आयोडाइड। तो ये भी क्या होती है बच्चों, कलरलेस होती है, ठीक है। अब इससे क्या बना बच्चों, नया प्रोडक्ट क्या बना, लेड आयोडाइड हमारे पास नया प्रोडक्ट बना, ठीक है। प्लस प्लस क्या निकला बच्चों, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, क्या बना बच्चों, पोटाशियम नाइट्रेट। और यहां पर जो बच्चों लेड आयोडाइड बनता है ये येलो कलर का होता है, ठीक है। और जो पोटाशियम नाइट्रेट बनता है ये कलरलेस होता है बच्चों, ठीक है, कलरलेस। चलो ये तो हमारी बच्चों रिएक्शन हो जाती है। अब देखो ये रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो अब बच्चों रिएक्टेंट का जो मास होगा, अगर हम मास नोट करें, ठीक है, व्हेन मेजर द मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मेजर द मास ऑफ, इन दोनों का मास अगर हम नोट करें, ठीक है। और इस तरफ मेजर द मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास भी अगर हम मेजर करें तो बच्चों मास क्या होगा, दोनों तरफ वो इक्वल आएगा, मास क्या होगा, इक्वल आएगा। अगर यहां पर मास जितना है बच्चों
उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं बच्चों। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आया बच्चों समझ में? ठीक है, तो काफी सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। ठीक है, तो वहां से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट हमारा लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जो लॉज ऑफ प्रोपोर्शन है ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों। यहां पर जो साइंटिस्ट हैं उसका नाम है जोसेफ एल प्रोस्ट। ठीक है, तो जोसेफ एल प्रोस्ट ने, जो कि बच्चों फ्रेंच केमिस्ट है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है बच्चों, फॉर एनी सैंपल, कोई भी हमारे पास सैंपल हो, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी दिए गए गिवन कंपाउंड का सैंपल है, तो रेशो ऑफ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो बच्चों उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनके मास की जो रेशो है बच्चों वो भी क्या रहेगी, विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों? देखिए हमारे पास कोई भी सैंपल है, ठीक है, जैसे सैंपल के तौर पर हम बात करेंगे बच्चों यहां पर वाटर का। ठीक है, वाटर का एग्जांपल लेंगे, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल में क्या क्या है, देखो 2 एटम हैं। 2 एटम किसके हैं बच्चों, हाइड्रोजन के। ठीक है, 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। और 1 एटम किसका है बच्चों, ऑक्सीजन का। ठीक है, आया समझ में? 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, अगर वेट का देखें बच्चों तो यहां लिखेंगे हम वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का वेट कितना होता है बच्चों, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, या सिंपल हम इसको 1 यू भी लिख लेते हैं। उसके बाद जो वेट है किसका बच्चों, ऑक्सीजन एटम का, वो कितना होता है 16 AMU। ठीक है, तो अगर हम इन, देखो हमारे पास जो जो सैंपल क्या है, सैंपल क्या है हमारे पास, वाटर है। सैंपल क्या है, वाटर। और वाटर के कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट हैं वो क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों का वेट हमने देख लिया। हाइड्रोजन का वेट कितना बच्चों 1 U, और ऑक्सीजन का कितना है 16 U। ठीक है, तो अगर हम इनकी रेशो देखते हैं बच्चों, तो रेशो अगर हम देखें तो यहां पर हम लिखेंगे रेशो। रेशो क्या होगी बच्चों 1, यहां पर मास कितना है, देखो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं बच्चों 2 है, और दोनों का मास कितना है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो और रेशो दूसरा ऑक्सीजन के कितने हैं बच्चों, यहां ऑक्सीजन के 1 है, और एक ऑक्सीजन एटम का जो वेट है वो कितना है 16 है, 16 U है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2 × 1, ये आ गया हमारा 2/16। ठीक है, तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो जो वाटर में रेशो रहती है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की वो रहती है 1/8, 1/8। ठीक है, अब बच्चों जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है कि ये जो वाटर है वो किसी भी सोर्स का हो, किसी भी सोर्स का हो, कहीं से भी हो। सोर्स का मतलब चाहे ये जो वाटर है बच्चों ट्यूबवेल का हो, ठीक है, या ये सी वाटर हो, या ये बच्चों टेप वाटर हो, ठीक है, या फिर ये वेल वाटर हो, ठीक है, कुएं का पानी हो, तो सभी का जो रेशो रहेगा बच्चों, सभी क्या है वाटर है ना, तो सभी की जो रेशो रहेगी वो क्या रहेगी 1/8 रहेगी। यानी कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उनकी रेशो क्या रहेगी हमेशा 1/8 रहेगी। ठीक है, 1/8 रहेगी। आया बच्चों समझ में? ठीक है, तो अगर हम देखिए, अगर एग्जांपल लेते हैं, इफ वी टेक 9 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, हम क्या लेते हैं बच्चों 9 ग्राम ऑफ वाटर अगर लेते हैं, तो 9 ग्राम ऑफ वाटर में
अगर हम इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट को अगर हम अलग अलग करते हैं, ठीक है, आया समझ में बच्चों, एंड सेपरेट इट इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम इनको सेपरेट करते हैं तो हम क्या पाते हैं बच्चों, हमें क्या मतलब के मिलना चाहिए, तो यहां पर क्या मिलेगा हमें 1 ग्राम ऑफ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा बच्चों, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, यानी कि रेशो नहीं चेंज होगी बच्चों, रेशो वही रहेगी, ठीक है, रेशो 1 और 8 की रहेगी, ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनकी रेशो क्या रहेगी, उनके मास की जो रेशो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो तभी तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बच्चों। देखिए, फॉर एनी सैंपल ऑफ ए गिवन कंपाउंड, हमारे पास यहाँ कंपाउंड क्या था, वाटर था, हमने वाटर का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो उसमें क्या है, रेशो ऑफ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, एच और ओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास है बच्चों उनका रेशो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों अब बताओ, आप देखो जैसे हमारे पास 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, कितना है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो कितना ग्राम ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और कितने ग्राम हमारा किसका वेट होगा बच्चों, वाटर का होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना, देखो यहां पर क्या बच्चों, रेशो क्या होनी चाहिए, 1:8 की रेशो होनी चाहिए, तो 3 को 8 की रेशो में हम बदलेंगे तो यहां क्या आना चाहिए बच्चों, 24 ग्राम आना चाहिए, यानी कि 24 ऑक्सीजन रहेगी। देखो 3 और 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, रेशो क्या आएगी, 1:8 की रेशो आएगी, यानी कि अगर 3 ग्राम यहां पर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितनी होगी बच्चों, 24 ग्राम ऑक्सीजन होगी, तो वाटर का जो हमारा नेट जो प्रोडक्ट है उसका जो मास कितना होगा बच्चों, वो मास हमारा कितना होगा, वो 27 होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 27 ग्राम होगा। आया बच्चों समझ में। तो इस प्रकार ये था हमारा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद हम और भी एग्जांपल से हम इसको समझते हैं बच्चों। देखिए जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अगर कार्बन का वेट हम देखें बच्चों, कार्बन का मास हम देखें तो कितना है, 12U है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है बच्चों, 2 है, तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का वेट कितना है बच्चों, मास कितना है, 16U, तो दोनों का कितना होगा बच्चों, 32U हो गया, ठीक है। अच्छा दोनों की अगर हम रेशो देखते हैं, रेशो अगर हम देखते हैं तो वो कितनी आएगी बच्चों, 12:32, ठीक है। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये रेशो आती है 3:8। तो हमेशा जो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, ठीक है, तो वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो क्या रहेगी, हमेशा 3:8 रहेगी, ठीक है, 3:8 रहेगी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 22 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कितनी है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो उसमें कितना कार्बन रहेगा, ठीक है, कार्बन कितना रहेगा, 6 ग्राम वहां पर कार्बन रहेगा, ठीक है, 6 ग्राम क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, और प्लस 16 ग्राम क्या रहेगी बच्चों, ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है, 16 ग्राम क्या रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी। तो ऐसे हम मतलब इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बट देखो इसको डिवाइड करके देखो, अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3, और यहां पर ये कितना आ गया, 8, ठीक है। तो कौन क्या रेशो बन गई बच्चों, 3:8 रेशो, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की मास की जो रेशो है बच्चों वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं चलो, ठीक है, बिल्कुल आपके ये जैसे अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो अमोनिया का फार्मूला क्या है बच्चों, NH3। अगर यहां पर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, N और H है, ठीक है, H3 है। तो नाइट्रोजन का कितना है बच्चों, 14U है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 और 1 × 3, तो टोटल कितना आ गया बच्चों, 3U।
अब इनकी रेशो क्या रहेगी बच्चों, 14:3। ठीक है, 14:3। अब हमारे पास सपोज करो बच्चों 70 ग्राम अमोनिया है। कितना है, 70 ग्राम अमोनिया है। तब 70 ग्राम अमोनिया में अगर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेशो देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। ठीक है बच्चों, प्लस 3 ग्राम क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। 3 ग्राम क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, आया समझ में। अगर हमारे पास 34 ग्राम अमोनिया है तो फिर क्या करेंगे, तो ये हमारी कितना हो जाएगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। ठीक है, इसमें होगी, और यहां पर 6 ग्राम हाइड्रोजन होगी। ठीक है, तो यानी कि रेशो यहां पर देखो, यहां रेशो क्या 14.3 है, यहां रेशो क्या है, यहां भी 14.3 है, 14:3। ठीक है, 14:3 पॉइंट, सॉरी। तो आया बच्चों समझ में। तो ये था लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें देखो बिल्कुल सिंपल लॉ है, when two element combine with each other to form two or more compound। ये बच्चों आपको बिल्कुल अब याद हो जानी चाहिए बात। ये जब भी दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो टू और मोर कंपाउंड वो बनाते हैं। तो जो रेशो होता है बच्चों मास ऑफ वन एलिमेंट, उनमें से एक एलिमेंट के मास की रेशो जो कि कंबाइन है विद द फिक्स मास ऑफ अनदर, यानी दूसरे मास के साथ, दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जो कंबाइन है, अगर हम उनका रेशो देखते हैं बच्चों, वो क्या रहेगी, हमारा रेशो क्या रहेगा, सिंपल वोल नंबर रहेगा। सिंपल वोल नंबर रेशो रहेगी उनके मास की। देखिए, देखो इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर हमारे पास दो एलिमेंट हैं। मैं लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एग्जांपल। ठीक है, तो बच्चों जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कंबाइन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, आया बच्चों समझ में। तो एक तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है, दूसरा यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। ठीक है बच्चों, अब स्टेटमेंट को देखो, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, जब यहां पर बच्चों दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, टू एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। यहां पर देखो दो कंपाउंड बनाते हैं, एक बार तो ये कंपाउंड क्या बनता है, CO2 बनता है, और एक कंपाउंड बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रेशो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट, देखो ये वन एलिमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, वन एलिमेंट। ठीक है, इस एलिमेंट के मास की रेशो विद कंबाइन विद फिक्स मास, ये फिक्स मास है। देखो इन दोनों का मास क्या है, फिक्स है, इन दोनों का मास फिक्स है। देखो कार्बन का कितना होता है बच्चों, 12 ग्राम। ठीक है, तो यहां भी कितना है, 12 ग्राम है। तो फिक्स मास के साथ जो अनदर एलिमेंट कंबाइन होता है, ये अनदर एलिमेंट है, ये क्या है, अनदर एलिमेंट। यानी कि जो, देखो ध्यान से देखो बच्चों, यानी कि रेशो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एलिमेंट कौन सा है, वन एलिमेंट कौन सा है, O2। ठीक है, इसके मास की रेशो किसके साथ, विद फिक्स मास ऑफ अनदर, फिक्स मास कौन सा है, कार्बन, कार्बन का, और उसके साथ अदर एलिमेंट कौन सा है, अनदर एलिमेंट कौन सा है, O है। ठीक है, इन दोनों की रेशो, इन दोनों की रेशो, इन दोनों एलिमेंट की रेशो, किसकी रेशो बच्चों, मास की रेशो। इन दोनों एलिमेंट के मासेस की जो रेशो रहेगी वो क्या रहेगी, सिंपल वोल नंबर रहेगी। क्या रहेगी, सिंपल वोल नंबर। अब देखो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बना हुआ है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है बच्चों, जो कि क्या है, पार्ट है रेस्पिरेशन सिस्टम का। ठीक है, किसका,
रेस्पिरेशन सिस्टम का, प्रोसेस का। और जबकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये बच्चों एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है। ठीक है, आया बच्चों समझ में? पॉइजनस, ठीक है, गैस है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, टू और मोर कंपाउंड बना रहे हैं। तो अब देखो यहां पर वन एलिमेंट क्या है, O2, और ये तो देखो फिक्स है, ये दोनों फिक्स हैं, एक जैसे हैं। अगर दोनों फिक्स हैं तब की बात है बच्चों ये, तब यहां पर रूल लगेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहां पर जो O2 का मास है, O2 का मास कितना है बच्चों, अगर हम यहां निकाल लें तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है यहां पर, 2 हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों इसका, 32 ग्राम। ठीक है, अच्छा यहां एक ही ऑक्सीजन है, तो इसका कितना मास होगा बच्चों, वो 16 ग्राम है। अब इन दोनों की रेशो अगर हम देखते हैं, इन दोनों की अगर हम रेशो को देखते हैं तो O2 रेशो O यानी कि 32 रेशो 16। ठीक है, तो क्या आएगी बच्चों, ये आएगी 2:1। और 2:1 ही क्या है बच्चों, सिंपल वोल नंबर। ठीक है, यही क्या है, सिंपल वोल नंबर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यानी कि जो वन एलिमेंट है और जो फिक्स कंपोनेंट के साथ, फिक्स मासेस के साथ जो दूसरा अनदर एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट के मासेस की जो रेशो है बच्चों, वो क्या रहेगी, सिंपल वोल नंबर में आएगी। ठीक है, किस में आएगी, सिंपल वोल नंबर में आएगी। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल से अगर हम समझें इसको, देखो जैसे बच्चों वाटर बनता है। ठीक है, अब वाटर जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, और जब बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन के जो मास हैं वो यहां पर कितना है, 2 ग्राम है, और यहां 2 ग्राम है, और यहां पर भी कितना है मास, 2 ग्राम है। इनका तो हो गया बच्चों फिक्स मास। ठीक है, दूसरे ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम है, और यहां पर मास कितना है बच्चों, 32 ग्राम है। ठीक है, तो ये H2O है, ये H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका मास कितना है बच्चों, 18 ग्राम है, और इसका मास है बच्चों 34 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम रेशो निकाल लें, रेशो किसकी निकालेंगे, किसकी बताई थी मनो बच्चों, किसकी बताई थी, ये तो फिक्स मास है, ये क्या है, फिक्स मास। जो अलग अलग है ये वाले, तो इनकी अगर हम रेशो निकालते हैं, तो रेशो अगर निकालते हैं 32 ग्राम रेशो 16 ग्राम। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों, ये 2:1। ठीक है, 2:1 यानी कि सिंपल वोल नंबर में रेशो आएगी। ठीक है, क्या आएगी, सिंपल वोल नंबर में रेशो आएगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये थे बच्चों हमारे लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन में जब भी रिएक्शन होती है तो वहां पर काफी सारे जो रूल हैं, काफी सारे जो लॉज हैं, वो उनको ओबे किया जाता है। ठीक है, और उन्हीं लॉज के बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो बच्चों आशा करते हैं कि ये पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।